YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, अब इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTP, जो भी आपकी बुक है आपने सिर्फ उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये MCQs हैं। इस एक्सरसाइज में बाद MCQs इतने बड़े हैं कि जिस तरह के एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, उसी तरह के हैं। लेकिन आप लोगों ने परेशानी होना, हम इंशाल्लाह इसको सॉल्व तो करना ही है ना। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि MCQs को उसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना मुख्तर उनको सॉल्व कर सकें उसी तरह उनको सॉल्व करके इसका आंसर उनको दे दी। तो जिस तरह कि इसका फर्स्ट पार्ट है, इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 पॉइंट A, B, C, D, ये 4 पॉइंट्स हैं। इसमें रिलेशन बताना है बिटवीन द डिस्टेंस AB एंड CD, यानी AB की जो लेंथ है वो अलग से फाइंड करनी है, CD की लेंथ फाइंड करनी है। फिर इन दोनों लेंथ के बारे में बताना है कि AB जो लेंथ है वो CD से ग्रेटर है, AB की लेंथ स्मॉलर है यानी कि स्मॉलर देन टू CD, और AB इक्वल टू CD, या इसमें ये कह रहे हैं कि जो AB है ना इक्वल टू हाफ ऑफ CD। तो पहले हमें इसकी लेंथ मालूम करेंगे तो फिर हम इसका आंसर बता सकते हैं। ऐसे ज़बानी इसका आंसर बताना मुश्किल है। आइए पहले इनको डिस्टेंस फार्मूले से ना हम इनका जो लेंथ है जो डिस्टेंस है वो मालूम करते हैं, फिर हम इसका आंसर दे पाए। तो ये फर्स्ट पार्ट का ये मैंने इनको सॉल्व किया। पहले AB की लेंथ मालूम करने के लिए ये डिस्टेंस फार्मूला, ये फार्मूला लिखना ज़रूरी नहीं है, ये वैसे मैंने ये रफ़ वर्किंग है सारी, लेकिन आपकी फिर भी याद आने के लिए मैंने इसको लिख दिया है। इसमें हो जाएगा X1 Y1 X2 Y2। तो अब इसमें से X में से X माइनस करना होता है और Y में से Y माइनस करना होता है। अब देखिए इसमें से X माइनस किया, ये आ गया ये वाला। अब इस तरह Y2 में से माइनस करना है, एक माइनस ये और एक माइनस इसका, ठीक है ना। दोनों माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया माइनस और माइनस प्लस। तो इसको आपने कैलकुलेटर से आपने इनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। एक जो साइंटिफिक कैलकुलेटर ना उसके ऊपर ये फ्रैक्शन है, इस तरह होल स्क्वायर ये हो जाते हैं। तो आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 2.9। इस तरह CD की जब हम लेंथ मालूम करेंगे तो ये फार्मूले के अंदर ही वैल्यू पुट की है, तो ये वैल्यू पुट करके इसका आंसर आ जाता है 3.4। अब देखिए AB 2.9 है और CD 3.4 है। अब इसमें से कौन सी लेंथ बड़ी है, ये CD की लेंथ 3 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। तो इसका मतलब कि ये वाली लेंथ CD ग्रेटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि CD ग्रेटर है, AB स्मॉलर है। तो ये B पार्ट, AB स्मॉलर देन CD, तो इसका जो B पार्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड में है इफ़ A एंड B आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट लाइन, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर, देन इट्स मिड पॉइंट विल बी, किसी भी दो नंबर्स का मिड पॉइंट फाइंड। तो जब भी 2 पॉइंट दिए हों, 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना हो, इसमें 2 पॉइंट कौन से हैं, एक A है और एक B है, ठीक है ना, A एंड B। तो उनका मिड पॉइंट का फार्मूला ये होता है ना, दोनों पॉइंट्स को प्लस करके, जैसे X में X प्लस करके ओवर 2 लिखते हैं ना, तो इस तरह ये A में B प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका ये मिड पॉइंट आ जाएगा। तो ये इसका A पार्ट इसका आंसर है। अब इसमें देखें कि ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, आर द वर्टिकल ऑफ, ये हमने इसके वर्टिकल्स की लेंथ मालूम कर लें या इसको ग्राफ पेपर के ऊपर इनको प्लॉट करके चेक कर लें। मैं तो कहूँगा कि इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लें तो आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इनमें से कौन सी टाइप है। क्योंकि ये MCQs है ना, तो MCQs में तो हमने सिंपल अपना एक आइडिया करना होता है, पूरी वर्किंग नहीं करनी होती। तो इसके लिए मैं ग्राफ पेपर या सिंपली पेज के ऊपर अभी आपको ड्रा करके बताता हूँ। अब देखिए कि मैंने ये रफ पेज के ऊपर ही X एक्सिस और Y एक्सिस ड्रा किए हैं, और इसमें बस ये ध्यान रखना होता है कि इनका जो फासला ना आपस में इक्वल हो। आप जैसा देखें कि पहले है 5 एंड 2, X 5 है Y 2 है, X 5 ये हो गया और Y 2 इधर से, Y और यानी कि 2 और 5 के सामने ये वाला पॉइंट बनेगा। इसका एक पॉइंट ये होगा, दूसरा 7 एंड 0, X 7 है Y 0 है, X 7 यहाँ पे Y 0, X एक्सिस के ऊपर Y 0 ही होता है, तो ये वाला हो जाएगा, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। अब तीसरा X 1 है Y -2, X 1 और Y -2, ये X का -1 -2 हो गया ना, ये X यानी Y का ये हो गया है,
यहाँ पे y नेगेटिव का 2 है और x यहाँ पे 1 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा ये। अब चौथा पॉइंट है x जो है -1 है और y 0 है, x -1 ये और y 0 इसी पॉइंट पे होगा। इनको ज़रा अब आप ना मिला के देखें, इन पॉइंट्स को मिला के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन सी शेप बन रही है, ये और ये। अब देखिए इसकी अपोजिट साइड आपस में पैरेलल है, इसका मतलब कि ये पैरेललोग्राम तो है ही, ठीक है ना। इसमें वो एक डाउट होता है दूसरा कि तमाम साइड इक्वल हों, इक्वल भी नहीं है। ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती तमाम की तमाम, ऐसी है ना, तो वो भी नहीं है। तो काइट में भी ऐसे दो साथ वाली जो एडजस्टेंट होती है वो इक्वल होती हैं और दूसरी एडजस्टेंट आपस में इक्वल होती हैं, इन्हें काइट भी नहीं है। अब इसमें ये ऑप्शन पैरेललोग्राम का बनता है। तो हम इसी तरह, ये अभी तो मैंने रफ में किया है थोड़ा सा आपको समझाते हुए भी, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। जब आप अपने तौर पे करोगे तो ये 1 मिनट से पहले आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब इसका ए पार्ट जो है ना, इसका ये आंसर हो गया ये। इसी तरह द ट्राइंगल विद वर्टेक्स दिस एंड दिस इज़, ये बताना है कि ये राइट ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये कौन सी ट्राइंगल होती है, जो राइट एंगल भी होती है साथ आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, और राइट ट्राइंगल वो होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर ये दोनों किसी में क्वालिटी पाई जाती हो कि एक एंगल 90 का भी हो और दो साइड इक्वल भी हो, तो वो ये राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड आपस में लेंथ में इक्वल हों। तो जब तीनों इक्वल होती है ना, उसमें फिर राइट एंगल नहीं होता वो। तो आइए देखते हैं कि अब इसको भी ना मैं ग्राफ पे बनाना आपको सिखाऊँ। अब देखें जो फोर्थ पार्ट है, इसमें ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसके मुताबिक पहले हम इनको प्लॉट करते हैं। तो अब इसमें देखें कि पहला आ रहा है 1 एंड -3, x 1 है और y -3 है, x 1 और y -3 ये। दूसरा है x 3 है y 2 है, x 3 और y 2 इसके सामने ये। तीसरा x जो है नेगेटिव का 2 है और y 4 है, x नेगेटिव का 2 ये है और y 4 ये इसके सामने। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम आपस में मिलाते हैं, स्केल से मिला लें चाहे आप ऐसे करके, ओहो इधर को जाएगा। तो जब आप इसको मिलाएंगे ना तो बेटा आप देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है ना ये 90 डिग्री का होगा और ये दोनों जो साइड्स होंगी ना ये इक्वल होंगी। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, ये तो हमेशा ग्रेटर होता है अगर 90 बन गया तो ये राइट एंगल भी है और ये दो साइड इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। तो इसका मतलब हुआ है कि इसके लिए जो हमने फौरी तौर पे एक का जवाब ही नहीं देना, ये चारों देखने हैं तसल्ली से, फिर उनका आंसर बताना है। तो ये जो है ना सी पार्ट, ये इसका आंसर होगा। अब फिफ्थ पार्ट में देखें कि इसमें कह रहे हैं कि ये पॉइंट्स हैं, इनका मिड पॉइंट क्या होगा। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x में x प्लस करना होता है डिवाइड बाई 2 और y में y प्लस करना होता है डिवाइड बाई 2, ऐसे होता है ना। अब देखें इसमें प्लस में साइन चेंज नहीं होते, c यहाँ लिख लेता हूँ, c माइनस डी डिवाइड बाई 2, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, y में y प्लस करना होता है ना, लेकिन मैंने ये बार बार बता रहा हूँ कि प्लस में साइन चेंज नहीं होते। ये y, ये इसका y ये है, यानी दूसरी वैल्यू प्लस करना है डिवाइड बाय 2। अब देखिए ये मिड टर्म जो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। अब c माइनस डी ओवर 2 किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी c के साथ यानी c के साथ प्लस होना चाहिए, d के साथ माइनस होना चाहिए, ये भी नहीं है। ये c प्लस है, d माइनस है, ये तो है। अब दूसरा भी देखते हैं कि d माइनस c, ये बिल्कुल ये वाला ये है। इसमें सिर्फ उन्होंने क्या किया हुआ है, हमने साइन देखना है कि c के साथ प्लस है, d के साथ माइनस है। अब देखिए c के साथ प्लस है, d के साथ माइनस है, उन्होंने वैल्यू को आगे पीछे करके लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और इसी तरह अगर y में देखा जाए तो इसमें d के साथ माइनस है, c के साथ प्लस है, तो d के साथ माइनस ही है और c के साथ प्लस ही है, ठीक है ना। तो ये वाला इसका सी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। जहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी हम इनको सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें आ रहा है कि इफ़ पी ये है, इफ़ पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस ए एंड बी देन द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो अब इसमें मिड पॉइंट ये दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट किसका है, ए का और बी का। इसमें कह रहे हैं एक्स की
और y की ये वैल्यू ना क्या है। अब देखिए मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है ना, वो हमने ये देखा हुआ ना, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, इस तरह y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ऐसे हो गया। अब इसमें m की जगह पे यानी मिड पॉइंट की जगह पे मिड पॉइंट की वैल्यू हम लिख देंगे। जैसे देखो इसमें मिड पॉइंट की वैल्यू है 2 और 3। x1, अब इसमें देखें ये इसका x1 है, ये इसका x2 है, x माइनस 3। प्लस में ना साइन चेंज नहीं होते, x में x प्लस करना है, x में x प्लस करना है, यानी प्लस के अंदर साइन चेंज नहीं होता, माइनस था तो साथ ही माइनस रह गया, ओवर 2। इसी तरह y में y प्लस करना होता है, 4 प्लस y ओवर 2। ये तो फार्मूले में वैल्यू पुट होगी उन्होंने। अब इसका भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने x और y का पूछा है, इसलिए हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट के अंदर ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की होती है, इधर ये x की है, दूसरी y की, दूसरी ये y की। x की वैल्यू को इक्वल लिख देंगे, ये पहली वैल्यू इस पहली की इक्वल, और दूसरी वैल्यू जो है ना यानी y की वैल्यू y के इक्वल। अब इसको जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 3, ये माइनस 3 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 3 7। तो हमने तो खैर स्टेप के साथ भी कर लिया, क्योंकि हमने तो ये रफ में करना होता है ना, तो हम इसको डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं कि ये माइनस 3 था, उधर जाके इसमें प्लस हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। तो ये अब देखें इसमें ये 4 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 6 से 4 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा बाकी 2 रह जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू 7 आ गई है और y की वैल्यू 2 आ गई है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 7 और 2। तो ये जो लास्ट पार्ट है इसका, ये इसका x 7 और y 2, ये इसका आंसर आ गया। अब इसमें देखें कि इफ़ 2 ऑर्डर पेयर 4 5 एंड दिस आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ इज़। वो कह रहे हैं कि ये अगर दिए हों तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये ऑर्डर पेयर हैं। तो इसके अंदर सिर्फ ए की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है ना, बी उन्होंने नहीं कहा। तो ये जो पहला होता है x वाला x के इक्वल होता है, y वाला y के इक्वल होता है। हम सिंपल इस वाले को x वाले के साथ सॉल्व करेंगे, जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया, बिल्कुल उसी तरह ही। अब देखिए इसमें a प्लस 2 जो है, a प्लस 1 ओवर 2 इक्वल टू 4 के हो जाएगा। ये पहली वैल्यू इस पहले की इक्वल, हम सिर्फ a वाली वैल्यू लिखेंगे क्योंकि हमने सिर्फ a मालूम करना है। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, तो ये जाएगा a प्लस 1 इक्वल टू 8, और ये प्लस 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, a इक्वल टू 7। तो ये सी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखें कि ये कह रहे हैं कि ये इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट दिस लाइज। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, हमने ऐसे पढ़ा हुआ है, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, जो पहला क्वाड्रेंट होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, ऐसे है ना। तो पहले वाले में ये एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। तो इसी तरह दूसरे वाले में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। अब इसमें देखें कि ये एक्स नेगेटिव का है, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, +6 हो जाएगा ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -4 और +6। हमने सिर्फ साइनों को देखना है कि एक्स नेगेटिव हो, वाई पॉजिटिव हो, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ये दूसरे क्वाड्रेंट में जो होता है ना, एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, तो इसका सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव होते हैं, 4 वाले में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ये जब हम ग्राफ समझते हैं ना, तो उस वक्त ये स्टार्ट में ये बातें बताई जाती हैं, ये क्लास 7 8 में, तो ये वो वाली बातें ही हैं, कंसेप्ट है इसका। ये बी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें आ गया ये 9th पार्ट है। अब इसमें जो 9th पार्ट है, इसमें इन द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ अ लाइन, ये एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक है। इसमें वो कह रहे हैं कि जो A to C डिस्टेंस है ना, उसमें से अगर डिस्टेंस ऑफ बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो माइनस कर देंगे तो बाकी क्या बचेगा। पहले देखिए ए सी जो है कहाँ से लेके कहाँ तक है, ए ये है, सी ये है, यानी ये टोटल लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक
ए सी का डिस्टेंस, इसमें से कौन सा माइनस करना है, बी सी, यानी बी से सी तक का ये कट कर देना है, तो बाकी क्या रह जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए भी रह जाएगा। अब इसमें दो पार्ट कौन से हैं, अब इसमें देखें जो डिस्टेंस होता है ना, वो चाहे ए से बी कह लें या बी से ए कह लें, वो डिस्टेंस इक्वली होता है, ठीक है ना। अब इसमें बी ए भी ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए बी भी ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने दो तरह के बताए हुए हैं, इन्होंने क्या बताया हुआ है, बोथ ए एंड सी, ये सी मैंने कहा था और एक ए। हाँ, आपने जल्दबाजी में किसी ए को ठीक नहीं कर देना, ए भी ठीक है सी भी ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो ऑप्शन है ना, उन्होंने कहा बोथ ए एंड सी, तो जो ए एंड सी इन दोनों पार्ट ठीक हैं, इसके लिए ये डी को आप लोगों ने सर्कल करना है। तो अब नेक्स्ट में आ जाता है 10th में, द एब्सिसा ऑन एक्स एक्सिस इज, जब भी हम कोई भी प्लेन ड्रा करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो उन्होंने पूछा है कि वाई एक्सिस के ऊपर, तो एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा होता है वाई एक्सिस की वैल्यू, तो वाई एक्सिस के ऊपर जहाँ मर्जी चले जाएं, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू ज़ीरो ही रहती है, वाई की वैल्यू चेंज होती जाएगी, ऊपर जा रहे हैं तो वाई की वैल्यू ज़्यादा होती जा रही है, अगर यहाँ से नीचे आते हैं तो वाई की वैल्यू यानी कि नेगेटिव की तरफ चेंज हो रही है, लेकिन एक्स की वैल्यू ज़ीरो ही रहती है वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा, तो ये आपने याद रखना है कि एब्सिसा एक्स एक्सिस को कहते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने वाई एक्सिस के ऊपर पूछ रहे हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होती है। वाई एक्सिस के ऊपर आप जहाँ भी खड़े हो जाए ना, हमें वहाँ पे एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स तो यहाँ पे ज़ीरो होता है ना, तो हम वाई एक्सिस के ऊपर जितना मर्जी ऊपर नीचे को मूव कर लें, लेकिन उसके सामने एक्स की वैल्यू ज़ीरो ही होगी, तो ये इसका आंसर होगा। मिनिमम नंबर्स ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगॉन इज़, पॉलीगॉन कोई भी जो क्लोज फिगर होती है, बंद शक्ल होती है, उसके लिए कम से कम कितनी साइड होनी चाहिए कि वो एक पॉलीगॉन बन जाए। तो आप देखें कि जब भी हमारे पास अगर दो लाइन हों, जिस रुख को मर्जी ड्रा कर लें, दो लाइनों से कोई बंद शक्ल नहीं बनेगी, एक साइड ओपन ही रहेगी, ऐसे का ऐसे करेंगे वो तो एक लाइन ही रह जाएगी। कोई भी क्लोज फिगर बनाने के लिए हमें कम से कम तीन साइडें चाहिए होती हैं, तीन साइड, कम से कम तीन साइडें होती हैं, ठीक है ना। उन्होंने पूछा मिनिमम नंबर ऑफ साइड, तो कम से कम कितनी साइड होनी चाहिए, 3, ठीक है ना। बाकी 3 से ऊपर तो फिर कम से कम 3 है, उसके ऊपर तो जितनी मर्जी 4 साइड 5 6 हैं, वो तो आगे जितनी मर्जी करते जाओ ना, लेकिन मिनिमम उसकी 3 साइड होनी चाहिए। इस वाले में इफ़ एक्स लेस देन 0, यानी एक्स की वैल्यू 0 से कम होगी यानी कि नेगेटिव होगी, और वाई जो होगा वो ग्रेटर देन 0 यानी कि वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, देन अगर ये हो तो ये किस वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, ये उन्होंने बताया। ये वाला नेगेटिव और साइन है, ठीक है ना, ये पेज के ऊपर आपको समझाता हूँ। ये उन्होंने बताया हुआ है, ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू हमने नेगेटिव पुट करनी है, y की वैल्यू पॉजिटिव, x की नेगेटिव यानी कि लेस देन 0 है ना। अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव पुट करें, कोई पुट कर लें, मिसाल के तौर पे x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यानी कि नेगेटिव की वैल्यू, जिसको आपको समझाने के लिए ये -1 ही, इसको सॉल्व कर लें, ये माइनस और जो नेगेटिव की जो x की वैल्यू अपनी जो नेगेटिव है वो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर प्लस हो जाएगा, तो यानी कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू, तो उन्होंने कहा ही था कि पॉजिटिव पुट करनी है, ऐसे ही था ना। एक x की वैल्यू नेगेटिव पुट करनी है, एक नेगेटिव वहाँ पे पहले ही है, वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर प्लस हो जाएगा, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, अगर दोनों ही पॉजिटिव हो ना, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो हमने ये इससे पहले ये सीखा हुआ था ना, ये पहले भी सीखा हुआ है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों x भी पॉजिटिव होते हैं, y भी पॉजिटिव होता है। तो इसमें ये वाला माइनस और एक x की वैल्यू भी नेगेटिव पुट करनी है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर इसको भी प्लस बना देता है, तो x भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पहली वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, दूसरी भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। नेक्स्ट वाले में कह रहा था पॉइंट 3 and 5 इज़ एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम, ये पॉइंट हम इसको प्लॉट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका कम से कम फासला कहाँ से है, एक्स एक्सेस से ये
के करीब है, वाई एक्सेस के करीब है, ओरिजिन के करीब है, या ए और बी दोनों के करीब है? तो 3 और 5, एक्स 3 है, एक्स 3 और वाई 5, 1 2 3 4 5। ये मैंने एक इमेजिनरी सी बना रहा हूँ। ये देखो, ये पॉइंट है, ये लाइन एक्स एक्सेस की है, ये वाई एक्सेस की है, और ये ओरिजिन है। अब इस वाले पॉइंट का ये पॉइंट इसके ज़्यादा करीब है, एक्स एक्सेस के ज़्यादा करीब है, या ओरिजिन से ज़्यादा करीब है? ये हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये 3 पॉइंट हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है ना, एक्स की वैल्यू 3 थी ये, तो यहाँ से 3 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 था, तो यहाँ से 5 हुआ, ठीक है ना। ये ऊपर को 5 थी ना, मगर वाई की वैल्यू ये 3, तो यहाँ से तो इन दोनों से ज़्यादा है, तो ये वाई एक्सेस के ज़्यादा करीब है, यहाँ से सिर्फ 3 यूनिट अवे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई एक्सेस के मिनिमम डिस्टेंस इसका वाई से है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें आया कि इफ़ एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एल एन एक लाइन है, मैं ये ड्रा कर देता हूँ, और वो बता रहे हैं कि इसके ऊपर जो एम है ना वो मिड पॉइंट है, ठीक हो गया, ऐसे करके ये एल है, ये एन है, और एम इसके ऊपर मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट। फिर कह रहे हैं कि एल एन, एल से लेके एन यानी पूरी, ये पूरी साइड, और एम एन इनकी रेशो क्या होगी, एम एन यहाँ से। अगर ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब है कि अगर इसके टोटल को हम करें तो हाफ हाफ हो जाता है, 1 इधर 1 इधर, ऐसे होता है ना, 1 रेशो इधर 1 इधर, हाफ हाफ का मतलब अगर दो चीज़ें इक्वल हो ना तो वो 1 की रेशो होती है। ये बात याद रखें, चाहे जो सी मर्जी वैल्यू हो, ऐसे चाहे हो, इनको जब हम सेम टेबल से कट करेंगे तो जब दोनों साइडें इक्वल हो ना तो उसका आंसर सिंप्लीफाई करके 1 ही होता है। तो ये दोनों साइडें 1 की हैं, तो एल से लेके एन तक, एल से लेके एन तक टोटल कितनी बनती है, एल से लेके एन तक 1 यहाँ से लेके यहाँ तक, और 1 यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टोटल एन से लेके एन तक बनती है 2, और दूसरा उन्होंने पूछा एम एन, और एम से लेके एन तक 1 है। तो इसी तरह एल एन और एम एन, एल एन 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 हो जाएगी, और एम से लेके एन तक 1 हो जाएगी। ये 2:1 इसका आंसर आएगा, 2:1, ये फर्स्ट पार्ट जो है। ऑल द बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑलवेज पास थ्रू। तो इसमें ये याद रखना है कि जो बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि उसको हाफ कर रहा होता है, उसको कोई भी लाइन हो, जब हम उसका कोई भी बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, बाइसेक्टर का मतलब कि उसके 2 इक्वल पीस कर देते हैं, तो इक्वल पीस उसी वक्त होते हैं जब उसको मिड पॉइंट से कट किया जाए। इसका बाइसेक्टर ऐसे इसके दरमियान से होगा, तो इसका जो बाइसेक्टर होते हैं ये हमेशा किसी भी लाइन के मिड पॉइंट से गुजरे होते हैं। द बिलो फिगर इज अ काइट, what will be the coordinate of the point of intersection of both diagonals। तो both diagonals के जो इंटरसेक्शन के जहाँ पे दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं क्या है। इसमें आपने देखना होता है जो काइट का होता है ना, काइट का जो ग्रेटर डायगोनल होता है, जो एक उसका डायगोनल लेंथ में ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, एक छोटा, एक लेंथ छोटी होती है। जो बड़े वाला डायगोनल होता है ना वो बाइसेक्ट नहीं हो रहा होता, एक तरफ उसके एक कम लेंथ होती है, दूसरी तरफ ज़्यादा होती है, लेकिन जो छोटे रुख को इसका डायगोनल होता है ना वो हाफ हाफ हो रहा होता है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट मालूम करने के लिए हमें जो छोटे रुख के ना, ये क्योंकि हाफ हाफ है तो इसका ए पॉइंट और सी पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो हमारे पास ये इसके मिड पॉइंट की वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि हमने मालूम करनी है। अब मिड पॉइंट की वैल्यू मालूम करने का क्या फार्मूला है, एक्स में एक्स प्लस करके डिवाइड बाय 2, ऐसे होता है ना कि जैसे देखो इसमें एक्स में एक्स प्लस करेंगे, यानी 2 में 2 प्लस किया 4 को फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा। इसी तरह वाई में वाई प्लस करेंगे, यानी 3 से प्लस में साइन किया ही नहीं होते इसका, 3 में से 3 माइनस किया तो 0, 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0 आ गया, 2 और 0, 2 पहले 0 बाद में, ये वाला ये डी पार्ट इसका आ जाएगा। इसमें और वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको फिर भी ऐसे ना समझ आए तो आप इसको मिड पॉइंट के फार्मूले से आप इसमें से इसके मिड पॉइंट की वैल्यू निकाल लेंगे, जो वैल्यू यही आएंगी। तो ये वाला ऑप्शन इसके साथ
मैच कर रहा है डी। तो इस वाले जो पार्ट में है इसमें एक फिगर दी हुई है, इसमें एस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये पी क्यू का जो मिड पॉइंट एस है। फिर कह रहे हैं कि इसमें देन एस आर, एस से लेके आर तक, ये हमने एस आर का मतलब होता है हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है। तो पहले हमें एस के पॉइंट मालूम होंगे तो फिर ये ना, तो हमें इसका एस क्या है, मिड पॉइंट है। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए होता है एक्स में एक्स प्लस करना होता है, जैसे 4 प्लस में साइन चेंज नहीं ना होते, मैंने बताया था, डिवाइड बाई 2, 4 से 2 माइनस करेंगे 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 को 2 से डिवाइड किया 1, इसकी पहली वैल्यू तो आ गई 1 की, और जो दूसरी है वाई में वाई प्लस करना है और डिवाइड बाई 2, 4 में 4 प्लस किया तो 8 डिवाइड बाई 2 4 आ जाएगा। यानी इसका जो एस है, जो इसका एक्स है वो 1 है और वाई इसका 4 है। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं अपनी आसानी के लिए, एस की वैल्यू 1 एंड 4, ये एस के आगे। अब इसमें देखें, अब इसको दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने करना क्या है, हमने एस से लेकर आर तक की लेंथ ही मालूम करनी है ना, एस से आर तक। तो अगर आप इसको अब कैलकुलेशन से कर लें, जो इसका डिस्टेंस फार्मूला है उससे कर लें, तो फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको मेंटल मैथ से करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। मेंटल मैथ में ऐसे है कि देखें, इसमें भी एक्स की वैल्यू 1 है, इसमें भी एक्स की वैल्यू 1 है। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल नीचे स्टेट, बिल्कुल एक्स एक्स के ऊपर नीचे बिल्कुल लाइन एक्स के ऐसे होता है ना। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इसका मतलब ये लाइन सीधी ऊपर से नीचे को आ रही है, इसकी हर जगह पे एक्स की वैल्यू 1 नहीं है। यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 1 है। अब ये देख लें, अब वाई का देख लें, वाई 4 है और ये -1 है। आप चाहे कैलकुलेटर से इनको कर लें, इन दोनों को क्या करना होता है, प्लस करना होता है ना। इसमें जो डिस्टेंस होता है ना, कि जैसे -1 से लेकर 4 तक जो पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, फिर 4 आता है। तो हमने देखना होता है कि टोटल ये यूनिट कितने हैं, कि जैसे हम नंबर लाइन के ऊपर नहीं कर रहे होते, इनको ऐड करना होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये, ठीक है ना, तो इनको हमने टोटल प्लस कर लेना। हाँ, यहाँ बीच में 0 रह गया था। तब देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, यहाँ से लेकर 2, ये 3, ये 4 और ये 5, टोटल 5 पॉइंट अवे है -1 से लेके 4 तक। यानी -1 से लेके +4 तक का जो फासला है ना, वो टोटल 5 पॉइंट बनते हैं। तो इस तरह भी आप डिस्टेंस कर सकते हैं इनका मालूम। तो नहीं तो आप सिंपल तौर पे इसका डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें और इनकी वैल्यू पुट करके तो वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि ये MCQ है तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम जितना हम इसको वर्बली कर सकें वो करें। तो ये इसका 5 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कह रहे हैं कि इफ़ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A-B इज़ 20 देन द वैल्यू ऑफ C इज़, तो ये C है, C की वैल्यू कह रहे हैं कि मालूम करें। तो इसमें क्योंकि ये दिया हुआ है डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करके इनको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी रह जाएगी। इसमें देखिए कि अब उन्होंने इसमें जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी कि डी की वैल्यू दी हुई है 20, ये है। तो हम इसकी जगह पे 20 पर लिख देंगे। अब ये x1 y1 x2 y2, अब 0 -c होल स्क्वायर प्लस -1 -10 होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये -c का स्क्वायर, यानी कि c के अंदर 0 को जो मर्जी करो, 0 से उस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये -c रह जाएगा, -c का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा। अब 10, ये दोनों के सेम साइन है ना, प्लस हो गए, 11 हो गए, और -11 का स्क्वायर हो जाता है 121। अब देखिए कि हमने c की असल में इसमें वैल्यू मालूम करनी है, ऐसे ही है। तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए ना, हम दोनों साइडों पे स्क्वायर कर लेंगे अगले स्टेप में, क्योंकि हम ये रफ में कर रहे हैं। अपने तौर पे हमने बजाय से कि हर बार लिखें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, और 20 का स्क्वायर होता है 400, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, बाकी रह गया c स्क्वायर प्लस 121। अब ये 121 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें कि ये बाकी रह गया हमारे पास 400 से, ये इसको माइनस करेंगे तो ये बाकी रह जाएगा 279 इक्वल टू c स्क्वायर। अब अगर इसको हम कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये डेसिमल में आएगा। तो या इसको हम अगर फैक्टर बनाते हैं ना इसके, क्योंकि हमने इसका करना है, अब इसका स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट,
हम दोनों साइडों का नेक्स्ट स्टेप में इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। इसके जब हम फैक्टर बनाएंगे ना तो ये बन जाएंगे ऐसे करके 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 31, या 3 और 3 को मैं इकट्ठा भी करूँ तो ऐसे 9 मल्टीप्लाई बाय 31। तो इसमें जो 9 का अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो 9 बाहर आके यानी 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाता है। तो ये इस तरह करके ये सी की वैल्यू आ जाती है ये। तो अगर आप इसको 3/3 भी करेंगे ऐसे करके 3/3 बाय, तो 3 को 3 से करेंगे 3 स्क्वायर 31, तो इस तरह करके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो फिर भी ये 3 बाहर आ जाता है और ये 31 अंदर रह जाता है। तो अब हमने देखना होता है कि इसमें कोई ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो परफेक्ट स्क्वायर 9 ही होता है। तो इस तरह जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस नंबर के साथ हम इसका फैक्टर बनाएं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जी हुज वर्टेक्स दिस एंड दिस इज़। इसमें वैसे तो 3 साइड्स हैं, लेकिन जो राइट ट्रायंगल होती है उसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है ना उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, यानी 90 डिग्री की अपोजिट साइड को। इसमें जो अपोजिट साइड है ना 90 की हाइपोटेन्यूज, उसकी लेंथ मालूम करनी है, सारों की मालूम नहीं करनी। अगर हम इसका जो फार्मूले से हम इनको नाम दे दें, एक्स है, ये वाई है, ये जी है, हम इसी तरह एक्स वाई की लेंथ मालूम कर लें, फिर वाई जी की कर लें, फिर जी एक्स की कर लें। तीनों की करेंगे तो उसमें से जो सबसे बड़ी लेंथ होगी ना वो हमारी होगी। तो इसमें हम सारों की लेंथ मालूम करने की बजाय एक इसका और तरीका भी है, क्योंकि ये शॉर्ट है ना, MCQ टाइप क्वेश्चन है। तो इसका ना हम इसके जो वर्टिस को ना हम इस तरह ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा कर लेते हैं। इसमें देखें कि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4 है, और वही पॉजिटिव की है। एक्स नेगेटिव का भी एक वैल्यू है 1 2 3, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 7 है, और वाई मैक्सिमम 4 है। जितना गैप यहाँ पे रखना उतना ही गैप ऊपर रखें, 1 2 3 4 तक ही हमें चाहिए, क्योंकि इसमें वाई की मैक्सिमम वैल्यू 4 ही है। अब पहला पॉइंट ड्रा करते हैं, 7 और 4, एक्स 7 है, वाई 4 है, एक्स 7 और वाई 4, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 7 और 4। दूसरा है 7 और 1, ये 7 है, ये एक्स 7 वाई 1, इसी लाइन के ऊपर ही ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा, 7 और 1। अब तीसरा पॉइंट था -3 और 1, एक्स -3 है और वाई 1 ही है, इसके सामने यानी कि इसके ये -3 और 1। अब इनको आप तीनों जो वर्टिस हैं, तीनों जो पॉइंट हैं, इनको मिला के देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी ट्रायंगल किस बन रही है। देखिए ये, अब ये 90 डिग्री साइड है, इसके अपोजिट साइड ये वाली जो है ना, इसकी हमने लेंथ मालूम करनी है, ठीक है। अब 7 और 4 ये हमारा एक्स पॉइंट था, 7 और 1 वाला ये वाई पॉइंट था, और ये जी पॉइंट था, ठीक है ना। हमने पहले को एक्स फिर वाई और फिर जी किया था ना, ऐसे करके। फिर हमें पता चल गया हमने इससे कि एक्स और जी की हमने लेंथ मालूम करनी है, जो कि उन्होंने कहा था हाइपोटेन्यूज की लेंथ मालूम करो। तो हमने एक्स और जी का फार्मूला लगा के, जो डिस्टेंस फार्मूला है, इसमें ये एक्स है और ये हमारा जी है, इन दोनों की हमने लेंथ मालूम करनी है। इसमें ये x1 y1 x2 y2, एक्स में से एक्स माइनस करना है होल स्क्वायर, प्लस वाई में से वाई माइनस करना है होल स्क्वायर। इनको सॉल्व किया, सेम साइन थे प्लस हो गए, -10 का स्क्वायर 100 और -3 का स्क्वायर 9। अब 100 में 9 प्लस किया तो 109 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जो आंसर है ना, जो ऑप्शन दिया हुआ है वो 109 का ऑप्शन था। तो ये हम मालूम कर लेंगे। अगर आप ऐसे ना करना चाहें तो मैंने बताया था ना, ऐसे तीनों लेंथ ही मालूम कर लें, आप अलग सारों की लेंथ मालूम कर लें। तो इसी तरह जब आप इसकी एक्स वाई की लेंथ मालूम करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी लेंथ आ जाएगी 9 अंडर रूट, ऐसे करके। जो दूसरी लेंथ आएगी ना वो तकरीबन आती है 100, जो वाई जी की है 100, ऐसे करके। तो तीसरी आ जाती है 109। तो फिर भी हमने उन्हीं दोनों पॉइंट्स की फिर लेंथ मालूम करनी है, ठीक है ना। तो इस तरह यानी कि ये 2 स्टेप से हम बाजेंगे। तो तीसरा मैंने इस तरह ना तीसरे का डायरेक्टिव, वरना इन दोनों के लिए भी यही स्टेप करने पड़ते हैं। भाई ये शॉर्ट है, बाकी आप जैसे बेहतर समझें कि आपको इन दोनों की वर्किंग भी आसान लगती है वो कर लें, नहीं तो ऐसे कर लें।
नेक्स्ट जो पार्ट है ये भी इसी से मिलता जुलता ही है। इसमें भी मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, इसमें तो सिंपल हाइपोटेन्यूज की लेंथ मालूम करनी थी ना, इन्होंने कहा कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो पहले तो हमें पता चले ना कि हाइपोटेन्यूज है क्या। तो इसमें क्योंकि ये MCQs है, हमने इसको जितना स्मार्ट कर सकते हैं हमने उतना ही करना है। तो इसमें यह है कि इसको हम नाम दे देते हैं, कोई नाम दे दें, ABC दे दें, PQRLM, जो मर्जी नाम दे दें। इसको नाम हम P दे देते हैं, इस पॉइंट को Q और इसको R। तो इसको ना हम ग्राफ पेपर के ऊपर ही मैं ड्रा करता हूँ ताकि हम डायरेक्ट ही वहाँ से, बजाय से कि तीनों के अलग अलग मालूम करें, तो वहाँ से ही हम डायरेक्ट इसके मालूम कर लेते हैं। तो ये ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने कोशिश की है कि इक्वल पॉइंट रख के इनके पॉइंट लगाऊँ। तो इसमें देखें कि x की वैल्यू मैक्सिमम जो थी ना 4 थी, पहला 4 और 0, 1 2 3 4, ये 4 और 0 का ये वाला पॉइंट हो जाएगा, यानी ये P इसको नाम दिया है मैंने P। दूसरा 2 और 1, 1 2 और ये 1, ये ऐसे ये हो गया Q। तीसरा है -1, x -1 है और y -5 है, -1 और -5 ये, ठीक है ना, ये हो गया R। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देते हैं, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। अब देखें ये इसका राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है ये वाली। तो हाइपोटेन्यूज यानी P और R का हमने मिड पॉइंट मालूम करना है। तो ये हमारा P पॉइंट है, ये हमारा R पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के लिए क्या होता है, x में x प्लस करके डिवाइड बाई 2, प्लस में साइन चेंज नहीं होते, 4 -1 ओवर 2, फिर 0 -5 ओवर 2। इनको सॉल्व किया, ये आ गया। ये 0 में करेंगे तो वो -5 रह जाएगा, 5 -5/2। तो इसमें आप देख लें कि कौन सा पार्ट इसका आंसर आ रहा है, 3/2 और -5/2, ये वाला सी पार्ट इसमें आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा ट्रिक है, अगर आपको अच्छा लगे तो ये कर लें, वरना तीनों का डिस्टेंस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो है द एंड पॉइंट ऑफ अ डायामीटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल होता है ना, डायामीटर होता है एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, ये और ये इसका सेंटर होता है। इसके एक एंड पे एक पॉइंट है 4 और 5, और दूसरे एंड पे आ रहा है 6 और 9। देन कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं, यानी इसका मिड पॉइंट मालूम करना है। अब देखिए x में x प्लस करें डिवाइड बाई 2, कि मिड पॉइंट में ये होता है ना, x में x प्लस करके डिवाइड बाई 2, 6 में 4 प्लस किए 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आ जाता है, 1.5 आ गया। दूसरा 9 में 5 प्लस किया तो 14, 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7, 5 और 7, ये सी वाला है। ये उल्टा जल्दी में ये 7 और 5 नहीं कर देना, 5 पहले वाला आया x का और y का 7 है, तो ये वाला सी पार्ट इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है, इसके MCQ भी काफ़ी ज़्यादा ही हैं। इफ़ 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस, देन द वैल्यू ऑफ t इज़। अब इसमें यह है कि ये कोई सर्कल नहीं है या कोई और लाइन नहीं है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो 2 पॉइंट है ना, ये इस वाले पॉइंट से इक्वल फासले पे हैं। जहाँ कहीं भी हैं, अगर ये वाला पॉइंट यहाँ पे है तो जितना ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है, उतना ही दूसरा पॉइंट जो है ना वो कहीं पे भी है, उतना ही फासले पे वो है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें यानी इसका फासला और इसका फासला आपस में इक्वल है, ये बात उन्होंने बताई है। फिर इसमें कह रहे हैं कि t की वैल्यू मालूम करें। तो ये बज़ाहिर तो ऐसे ही उन्होंने कह दिया कि t की वैल्यू मालूम करो, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा है, और बल्कि अगर ये कहा जाए कि अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए हैं उन सब से ज़्यादा मतलब लेंथ ही है, तो भी शायद बात ठीक ही होगी। आइए इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। उन्होंने जो 3 पॉइंट दिए थे, मैंने तीनों को नाम दिया, एक को A, B और C। इस पॉइंट से यानी C से A भी उतना ही है और C से B भी उतना ही है। इसका मतलब यह है कि A से लेके C तक का जो डिस्टेंस है ना, B से लेके C तक भी वही है। उन्होंने इस पॉइंट से कहा था कि दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इन दोनों का AC भी मालूम करना है और BC भी मालूम करना है। फिर इसमें जहाँ पे कहीं पे T आएगा ना, वो T की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो AC और BC मालूम करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला है ना वो यूज़ करेंगे। तो इसमें जो ज़्यादा टीचर यूज़ करते हैं ना इस वाले क्वेश्चन में, अगर तो ये लॉन्ग में आए फिर तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। लेकिन जिस तरह ये आ रहा है कि इसमें हमने इसको MCQs की फॉर्म में आ रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है कि इसको आप ग्राफ पेपर के ऊपर ही करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। अब मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ये मेंटल मैथ के लिए, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी। अब ये तीनों पॉइंट मैंने ऊपर लिख लिए हैं,
तो आप इसमें देखें थोड़ा सा इसमें ना रफ, बस कोशिश ये करनी होती है कि इसमें ना जो फासला ना वो इक्वल हो। इसमें थोड़ा सा गैप ज़्यादा देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। एक्स की वैल्यू ना मैक्सिमम 4 तक ही है, अगर 5 कर लेते हैं चलो एहतियातन। इसी तरह जो वाई की वैल्यू मैक्सिमम 5 तक है, जितना फासला इधर है उतना ही फासला ऊपर को रखें। 1, 2, 3, 4, ये 5, ऐसे हो गया। अब इसमें पहले आप ये पॉइंट देखें 2 और 3, ये 2 है और y का 3 यहाँ पे आएगा तकरीबन, ये आ गया A पॉइंट हमारा। B आ रहा 4 और 5, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे है। ये आ गया B। अब देखें A की वैल्यू थी 2 और 3, ये अगर आपने आसानी के लिए एक दफ़ा लिख लें इसको। B की वैल्यू थी 4 और 5। अब देखें इसका जो तीसरा पॉइंट है ना वो इन दोनों से बराबर फासले पे है, यानी जितना C से A का फासला है उतना ही C से B का फासला है। अब इसमें आपने एक बात गौर करनी है। अब देखें इसका x 2 है, इसका x 4 है। 4 और 2 के दरमियान में कौन सी वैल्यू है? 4 और 2 के दरमियान में है 3, ये मैं रफ में लिख रहा हूँ। इसी तरह 3 और 5 के दरमियान में कौन सी वैल्यू है? वह 4, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 3 की x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। अब इसमें देखें ज़रा, मैं इसको ऐसे ही नहीं, इसको ज़रा पुट करके भी देखें, x 3 और y 4 यहाँ पे करके, ये C है। अब हमने यहाँ से ये आपने देखना है कि C से A का फासला भी उतना ही है और C से B का फासला भी उतना ही है। तो अब हमने यहाँ पे ये y की वैल्यू मालूम करनी थी इस वाले कोऑर्डिनेट्स में, यानी कि इसमें जो यानी कि y की जगह पे जो t था इसकी वैल्यू मालूम करनी थी। तो यहाँ पे अगर हम 4 लिखते हैं ना तो हमारी वैल्यू बिल्कुल ठीक आती है, यानी t = 4। तो ये वाला जो मेथड है ना ये इसमें MCQs के लिए बहुत ज़्यादा फिट मगन रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये भी एक मेथड यूनिक लगेगा। तो ये 4 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ रहा है ए पॉइंट P इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्राम द बोथ एक्सिस एंड लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। जो तीसरा क्वाड्रेंट उसके अंदर वो लाई कर रहा है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्राम एक्स एक्सिस देन इट्स कोऑर्डिनेट्स आर, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होता है? ये वाला, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है। और थर्ड होता है और ये दोनों एक्सेस से इक्वल फासले पे है, इक्वल डिस्टेंस फ्राम द बोथ एक्सेस, यानी एक्स एक्सेस से वो पॉइंट उतना ही दूर है और वाई एक्सेस से भी उतना ही दूर है। अगर वाई एक्सेस से उन्होंने बता दिया कि वाई एक्सेस से 4 यूनिट दूर है, यहाँ से 4 यूनिट दूर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्स एक्सेस से भी 4 यूनिट दूर ही होगा, ऊपर से भी 4 नीचे से भी 4। अब इस वाले एक्सेस में यहाँ पे x नेगेटिव का होता है, इसलिए x के साथ भी 4 और y की वैल्यू के साथ भी माइनस आएगा, यानी 4 यूनिट यानी इक्वल फासले पे है जहाँ कहीं भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? थर्ड, इसमें और भी इसमें कई तरह के हम लिख सकते हैं कि जैसे उन्होंने बताया हुआ था कि कोई वो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में दोनों ही एक्स एक्सेस भी नेगेटिव होता है और वाई एक्सेस भी नेगेटिव होता है। वो वाला मेथड भी ठीक था क्योंकि इसमें सिर्फ जो नेगेटिव का साइन है ना वो सिर्फ इस वाले डी वाले पार्ट के साथ ही हैं। तो वरना हमने इस तरह करके 4 और इधर से 4 किया तो फिर भी आंसर वही आ जाता है, क्योंकि उन्होंने बताया था ना कि वो 4 यूनिट दूर है और ये भी बताया हुआ था कि जितना वो एक्स एक्सेस से है उतना ही वो वाई एक्सेस से है। अगर यहाँ से 4 दूर है तो इधर से 4 दूर है, यानी एक्स की वैल्यू भी 4 है, वाई की वैल्यू भी 4 है। तो इस वाले एक्सेस में एक्स की वैल्यू भी माइनस की होती है और वाई की वैल्यू भी माइनस में होती है, इसलिए ये वाला आंसर इसका आ जाएगा। अच्छा, इसका ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसमें ये है कि आ लाइन ए बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस एट सी। हमारे ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। वो लाइन जो है ना, जो ए बी लाइन है वो एक्स एक्सेस के ऊपर जिस पॉइंट से गुजरी है ना उस पॉइंट का नाम सी है, और जो सी है विद डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्राम द ओरिजिन। और वो ओरिजिन तो ये वाला होता है ना, यहाँ से 3 यूनिट परे है वो, ऐसे कर लें। चलो ये यहाँ से गुजर रही है और आगे भी बात अभी एंड वाई एक्सेस, और वो लाइन इस एक्स एक्सेस के ऊपर से भी गुजरी है और वाई एक्सेस से भी गुजरी है एट डी,
और उसके ऊपर किसी जगह पे वो पॉइंट डी है विद द डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट, यहाँ से 6 यूनिट वो ऊपर जाके, जितना फासला यहाँ रखा है 1 2 3 4 5 6, यहाँ से ये पॉइंट डी है, यहाँ से गुजर रही है, ऐसे करके लाइन गुजर रही है ऐसे, ठीक है ना। ये सी है और ये डी है। अब कह रहे हैं कि फ्रॉम देन सी एंड डी का डिस्टेंस मालूम करना है। तो इसमें सिंपल जो डिस्टेंस का फार्मूला है वही हमने अप्लाई करना है। यहाँ पे देखो सी के पॉइंट क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 3 है और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है, ये 0। इसी तरह इसके ऊपर अगर जाए डी पॉइंट पे, तो यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू 6 है, जैसे कि उन्होंने बताया ना, यहाँ से 6 यूनिट अवे है ये। तो ये डी है और ये सी है, ये डी है। तो इसको हम डिस्टेंस फार्मूले में ये वैल्यू पुट करके हम इसका डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। तो ये इसका डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों तरह से एक ही बात होती है ये। अब देखो x2 - x1, ये फार्मूला भी आपको समझाने के लिए मैंने दोबारा से लिख दिया। x में से x माइनस करना, y में से y माइनस करना होता है डिस्टेंस फार्मूले में। अब ये -3 का स्क्वायर होता है +9, 6 में से 0 माइनस किया 6 और 6 का स्क्वायर 36। अब 36 में 9 प्लस करें तो 45। अब 45 के अंदर देखें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, 9 होता है, 9 5 दा। अब 9 का स्क्वायर रूट करो तो 3 हो जाता है। अब 3 × 5। अब इन्होंने जो हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें ये 3 × 5 ये ए पार्ट है, ये दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे इसके MCQs ख़त्म हो चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट जो हैं पार्ट वो हम करते हैं। तो वीडियो को चलते चलते लाइक भी कीजिए और कमेंट्स का भी ज़रूर कीजिएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है, द कंसेक्टिव वर्सेस, इसको कंसेक्टिव बोलते हैं, कुछ इसको कंसेक्यूटिव भी लोग बोलते हैं। तो इसमें ये है कि जो कंसेक्टिव वर्टिस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर A B C एंड D, ये क्वाड्रिलेटरल है जो इसके 4 साइड्स हैं, 4 एंगल, जो 4 ही एंगल्स हैं, उसके ये वर्टिस हैं, उसके ये दिए हुए हैं। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या कंडीशन होती है, ये होती है ना कि अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, मतवाजी होती हैं। जब अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं तो वो लेंथ में इक्वल भी होती हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि इनकी चारों साइड्स की लेंथ मालूम करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या अपोजिट साइड लेंथ में इक्वल हैं। तो अब इसमें देखें कि ये 4 पॉइंट्स थे A B C D। तो पहले A B मालूम कर लेते हैं, ये A है ये B है, इसमें x1 y1 x2 y2। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है। इसमें अब x में से x माइनस करना होता है, y में से y। तो ये फार्मूला मैंने लिख दिया। फिर x में से x माइनस किया, ये 0 0, फिर 5 में से 4 माइनस किया, ये हो गया। ये 0 में से 0 माइनस करना, ये तो 0 ही रह जाएगा। 5 में से 0 माइनस किया तो 5 रह जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25। और ये चाहे इसको आप 25 की फॉर्म में रहने दें, क्योंकि हमने कौन सा फर्दर हमने सिर्फ ये चेक करना है कि इक्वल साइड इक्वल हों। तो अगर इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे तो भी ठीक है, ऐसे कर लेंगे तो भी ठीक है। अब इसमें देखें कि अब दूसरी साइड A B मालूम किया, अब B C मालूम कर लेते हैं। तो B C के लिए ये B के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये C के हो गए। तो फार्मूला वही है, x में से x माइनस करना है और y में से y। 4 से 0 माइनस किया 4 स्क्वायर और 7 से 5 माइनस किया 2, ऊपर स्क्वायर आ गया। 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4। 16 में 4 प्लस किया तो 20, ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है तो इसको इसी फॉर्म में रहने दिया। ये इसकी सेकंड साइड आ गई है। अब थर्ड साइड C और D, फार्मूला वही है, x में से x माइनस करना है, यानी 4 में से 4 माइनस करना है और y में से y माइनस करना है। 4 से 4 माइनस किया 0 किया तो वैसे 0 हो गया। तो ये 7 से 2 माइनस किया 5 और बड़े नंबर का साइन -5, तो -5 का स्क्वायर +25 होता है, ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहने दिया। अब इसकी चौथी साइड जो है DA या AD, दोनों तरह से आप कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें देखें x में से x माइनस करना है, y में से y और ऊपर होल स्क्वायर, जो फार्मूला डिस्टेंस का वही है। -4, ये भी 0 में से -2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो -4 का स्क्वायर 16 और -2 का स्क्वायर 4। 16 में 4 प्लस किया तो 20, ये चौथी साइड आ गई। अब इसमें देखें कि 2 साइडें इसकी 25 आ रही हैं, ये पहली साइड और तीसरी साइड 25 आ रही है और सेकंड साइड और जो 4 साइड है ये 20 आ रही है।
फ्राम 1 2 3 एंड 4 इट शो दैट कि ए बी और जो सी डी है ये दोनों, ए बी कितना आया था 25, इतने यूनिट आ रहे हैं। बी सी और जो डी ए है ये दोनों आ रहे हैं ये। तो अगर अपोजिट साइड इक्वल हों तो वो पैरेललोग्राम होती है। फर्दर हमने उन्होंने कहा ही नहीं है कि ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या क्या, हमने तो सिर्फ पैरेललोग्राम की कंडीशन यही होती है कि अपोजिट साइड लेंथ में इक्वल होती हैं। तो हम इसमें लिख देंगे 100, इसमें आप ना लिख देंगे सो इट शो दैट गिवन वर्सेस ऑफ अ पैरेलल। इसको एंड पे लिखने के मुख्तलिफ स्टाइल हैं। यस भी लिख सकते हैं, यस गिवन वर्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, या यस इसमें ये भी लिख दिया, ये सारा लिख के सो इट शो दैट गिवन वर्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें शो दैट द 4 पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं आर द वर्सेस ऑफ अ रम्बस। तो रम्बस के ये उन्होंने 4 पॉइंट दिए हुए हैं। अब इसमें ये हर एक में आपने याद रखना होता है कि लाजमी नहीं है कि ये ए से बी हो, बी से सी हो, सी से डी हो सकता है यहाँ पे कोई इनकी तरतीब आगे पीछे दी हो। हमने इनमें कोऑर्डिनेट्स वाले क्वेश्चन में ये वैसे करना चाहिए कि पहले हम इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लें, इनको ना किसी लिख लें ग्राफ के ऊपर, ताकि इनकी तरतीब हमारे लिए सही हो जाए। तो फिर हमारा आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा, वरना हम ऐसे ही फंस रहेंगे। अब जैसा कि देखें आप इनको जब लिखते हैं ना, जैसे ये मैंने ग्राफ के ऊपर बनाया है एक रफ साइज 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें क्योंकि x की वैल्यू जो मैक्सिमम है ना वो 7 है और y की वैल्यू 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे पॉजिटिव ही हैं। अब इसमें देखें ये 5 है, x 5 और y 8, 1 2 3 4 5 और y 8 है। ये इन दोनों के सामने ये ऐसे ये हो गया 5 और 8 का हो गया। अब दूसरा 7 और 5, x 7 है 6 7 और y 5 है 1 2 3 4 5। इस इधर से आएंगे ऐसे और इधर से ऐसे। ये दूसरा पॉइंट हो गया 7 और 5, ये 7 और 5 होगा। तीसरा हो गया एक होगा 3 एंड 5, x 3 और y 5 है 1 2 3 और x 5 यहाँ पे ये होगा। ठीक होगा। अब इसमें देखिए चौथा है 5 एंड 2, x 5 है और y 2 है, x 5 और y 2 यहाँ पे। ये देखिए अब इसका जो हमने इनकी तरतीब बनाई थी उस तरतीब के मुताबिक ऐसे करके इनको जब ड्रा करेंगे, ठीक है ना, तो ये अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी। लेकिन इसमें देखा है कि ये अगर इनको हम तरतीब करते हैं ना ऐसे, ये इसको अगर हमने नाम दिया है 5 और 8, कौन सा था ये वाला, ये अगर A है, फिर 7 एंड 5 ये B है, 3 एंड 5 ये 3 एंड 5 ये वाला था, फिर 5 एंड 2 ये 5 एंड 2 है। अब देखो इनकी ये तरतीब है ना, क्या किसी एक को भी आप A B C का नाम देते हो तो ये तरतीब इनकी बनती है। यहाँ पे जो D है ना उस तरतीब में ये वाला पॉइंट दरमियान में दिया हुआ था, यानी B के बाद ये वाला पॉइंट था। तो हम ऐसे नहीं बना सकते थे अगर हम इनको ना B के बाद C आना 5 और 2 वाला, अगर इस तरतीब से चलते ना A B C D तो 5 और 2 ये C बन जाएगा हमारा और ये D हो जाएगा। इस मैंने ना ग्राफ के हिसाब से हमने इनको तरतीब कर लेना है, फिर हमारे लिए ये आसानी रहेगी। तो इसमें क्योंकि हमने ये फाइंड करना है कि ये रम्बस है, रम्बस की कंडीशन क्या होती है, रम्बस की 2 होती हैं कंडीशन। एक तो होती है कि ऑल साइड जो होती है ना वो लेंथ में इक्वल होती हैं, जिस तरह स्क्वायर की इक्वल होती है ना इसकी भी इक्वल होती हैं। लेकिन स्क्वायर में जो एंगल होते हैं 90 डिग्री होते हैं, लेकिन इसमें एंगल 90 डिग्री कोई भी नहीं होता। ठीक हो गया। आइए देखते हैं कि पहला इसमें देखते हैं कि चारों साइड इक्वल हैं या नहीं है, उसके बाद एंगल को भी चेक कर लेते हैं कि अगर तो एंगल इक्वल नहीं है तो फिर तो रम्बस है, अगर एंगल यानी एंगल अगर 90 नहीं है फिर तो रम्बस ही है, तो अगर एंगल भी 90 है तो फिर ये स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाता है, मैंने इसको पहले ये इनकी तरतीब पहले इनको कर ली, A B ये C है और ये D है। अब इस तरह से हमने A B B C C D की लेंथ मालूम कर लेनी है। तो ये हमारा A B हो गया। A B के पॉइंट हमने यहीं से देख लेने हैं। x में से x माइनस करेंगे 7 - 5 और 5 - 8, 7 - 5 ठीक है ना,
और फिर इस तरफ 5 माइनस 8। तो 7 से 5 माइनस करें 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 5 से 8 माइनस करो तो -3 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 और 4 प्लस करो 13, 13 का स्क्वायर रूट। इसी को इसी फॉर्म में रहने दें, मज़ीद इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह बी सी, बी के ये हो गए। अब x में से x माइनस करेंगे, 5 माइनस 7 और 2 माइनस 5। तो 7 से 5 माइनस किए 2, -2 का स्क्वायर प्लस 4। इस तरह 2 से 5 माइनस किए तो -3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 9 प्लस 4 13। ये दूसरी साइड की लेंथ भी 13 आ गई। अब तीसरी साइड है सी डी। तो इस तरह x में से x माइनस करेंगे, y में से y। 3 से 5 माइनस किया 2 बच जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4। इस तरह 5 से 2 माइनस किया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13। ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया। अब चौथी साइड है डी ए। एक्स में से x माइनस किया, y में से y माइनस करेंगे। 5 से 3 माइनस किया 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इस तरह 8 से 5 माइनस करेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 माइनस किया 13। अब इसमें एक कंडीशन तो हमारी पूरी होगी कि चारों साइड इक्वल हैं। ठीक हो गया। अब हम साथ ही चेक कर लेते हैं कि अगर इसमें बेटा ये होता है कि चारों साइड तो इक्वल हो गई, लेंथ में इक्वल हैं। ये थोड़ा सा लंबा लेगा, यानी जितनी लेंथ ये है उतनी ये है, उतनी ये है, उतनी ये है। दोबारा बना लें, बच्चों ने कहा सर आपने तो रेक्टेंगल बना दिया, ऐसे करके है। अगर तो ये 90 डिग्री एंगल हो फिर तो होता है कि ये स्क्वायर है। अगर ये 90 डिग्री एंगल ना हो तो फिर वो रम्बस है। तो ये कैसे चेक करते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल है या नहीं है? इसके लिए बेटा हमने किया हुआ पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम में ये एक हमारी ट्रायंगल होती है। ट्रायंगल में होता है कि जो अकेला होता है ना हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर का सम, इन दोनों को प्लस करना होता है और इस अकेले का स्क्वायर। ये अगर लेंथ में इक्वल आ जाए तो फिर ये 90 डिग्री एंगल है। अगर इसका स्क्वायर इन दोनों के सम के इक्वल ना आए तो फिर ये 90 डिग्री नहीं है, कुछ और हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने ना इसकी जो साइड है ना दूसरी, किसी भी साइड को आप कर लें, यानी कि डायगोनल्स को ही करना ना चेक। ए बी, ये सी और ये डी है, ए सी। तो ये एक हमारी ट्रायंगल बन जाएगी इस तरह करके ना। ये तो हम ट्रायंगल में इस एंगल के सामने वाला है, मतलब डायगोनल अकेला होता है। अगर तो ये 90 डिग्री होगा तो फिर ये जो होगा ना ये हाइपोटेन्यूज है। तो जो डायगोनल होता है ना हमेशा ये अंदर वाली जो लेंथ है ना रम्बस की, उससे ज़्यादा होती है इसकी लेंथ। तो अब इसमें देखें कि हमने किया ए सी को, ए सी जो डायगोनल है उसकी लेंथ पहले मालूम करते हैं। ये ए के पॉइंट हो गए, ये सी के हो गए। तो इसमें वही फार्मूला, एक्स में से एक्स माइनस करना है, वाई में से वाई माइनस करेंगे। तो 5 से 5 माइनस किया 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है। 2 से 8 माइनस किया -6 का स्क्वायर 36। तो ये होगा 36 का स्क्वायर। अब इसमें देखें कि हमने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, इसमें क्या लें, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी अब हम हाइपोटेन्यूज हमारा जो आया ना वो आया 36 का स्क्वायर रूट, यानी ये हमारा 36 है। बाकी हर साइड 13 अंडर रूट है, 13 अंडर रूट। अभी हमने किया ना हर साइड 13 ही आई है। बाकी इस ट्रायंगल को अगर हम समझे तो एक हमारा बेस हो जाएगा, एक को हम परपेंडिकुलर समझ लेंगे, चाहे आप ऐसे समझ लें। तो ये भी 13, ये स्क्वायर इस वाले फार्मूले का हाइपोटेन्यूज के, ये पिथागोरस थ्योरम के फार्मूले का स्क्वायर, और दूसरी साइड भी इसकी 13 स्क्वायर रूट है। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गए, बाकी रहेगा 36, इधर आएगा 13 प्लस 13। 13 में 13 प्लस किया तो 26 होता है और ये 36 है। अब दोनों साइडें देखिए इक्वल नहीं आई। अगर इक्वल आती तो फिर इसका मतलब होना था कि ये 90 डिग्री है। इसका मतलब कि 36 नॉट इक्वल टू 26। सो हम कह देंगे कि इट्स एंगल इज, एंगल्स कह लें, या अगर एंगल्स लिखा तो हम लिख देंगे एंगल्स आर नॉट राइट एंगल। सो आगे लिख देंगे सो गिवन वर्टेक्स ऑफ अ रम्बस। तो एंड पे ऐसे करके लिख देंगे। ठीक हो गया, यानी ये कन्फर्म हो गया कि ये रम्बस या ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी हमने चेक कर लिया। तो जो पिछला क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने पैरेललोग्राम का कहा था, तो पैरेललोग्राम की ना सारी टाइप्स होती हैं।
ये आप याद रखें, ये रंबस भी उसी में आता है, उसमें स्क्वायर भी ये भी पैरेलल की टाइप्स में आता है, रेक्टेंगल भी पैरेलल टाइप में आता है, ठीक है ना। इस तरह जो रंबस होता है जिसकी आल साइड तो इक्वल होती हैं लेकिन एंगल 90 के नहीं होता है, ये भी पैरेललोग्राम में आता है। ये आगे पैरेललोग्राम की टाइप्स हैं, लेकिन जो 90 डिग्री इस टाइप का होता है वो भी पैरेललोग्राम में आता है। तो उसमें इसलिए हमने मज़ीद उसमें एंगल हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये भी पैरेलल की टाइप्स ही होती हैं सारी। तो उसमें अपोजिट साइड, उसमें ये होता है कि अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, ये उसमें मेन कंडीशन होती है पैरेललोग्राम में। इसमें रंबस में आल साइड तो इक्वल होती हैं लेकिन साथ साथ इसमें कंडीशन ये भी होती है कि एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, तो इसलिए हमने यहाँ पे एंगल चेक कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में है ए बी एंड सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट, यानी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही है, सच दैट बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी एक कंप्लीट जो बड़ी लाइन है ए सी, इसका जो बी है ना वो उसका मिड पॉइंट है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो इसमें ए और बी की वैल्यू उन्होंने दी हुई हैं, सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी वैल्यू नहीं दी हुई, वहाँ पे एक्स और वाई लिख दी है लेकिन मिड पॉइंट की वैल्यू दे दी है। तो जब इस तरह दो वैल्यू दी हो तो तीसरे की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। तो इसमें क्योंकि मिड पॉइंट का भी जिक्र है तो मिड पॉइंट का फार्मूला हम अप्लाई करके इसमें सी की वैल्यू मालूम कर लेंगे। आइए कैसे मालूम करते हैं, आइए देख। तो ये हमने इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख लिए हैं। आज ये मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, मिड पॉइंट का उन्होंने आंसर दिया हुआ हमें, ये मिड पॉइंट है, ये क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बताया हुआ। तो मिड पॉइंट की जगह पे मिड पॉइंट की वैल्यूज़ हम लिख देंगे -1 एंड 7। अब इसमें x1 और x2 ये यानी ये वाले पॉइंट हैं दोनों, ये इनका मिड पॉइंट है, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट है इनका, ठीक है। तो अब इसमें ये x1 y1 x2 y2। अब इसमें x में से x माइनस करना है 3, यानी x में से x प्लस करना है, x में x प्लस करना है, y में y प्लस करना है, 3 + x / 2, फिर y में y प्लस करना है 4 + y / 2। अब इसमें ये पहले x के होते हैं, x के जो वैल्यूज़ हैं, जो x का जो कोऑर्डिनेट है x के इक्वल होते हैं, y के इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ये उन्होंने आंसर दिया हुआ है इसके मिड पॉइंट्स का। हम x वालों को x के इक्वल लिख लेंगे, 3 + x / 2। ये x के किसके इक्वल हैं, इसके, ये इक्वल का साइन है दरमियान में। और y वाले 4 + y / 2, ये जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं ये y के इक्वल है, यानी y के इधर है 7। यानी कि ये दो पेयर ही दिए हुए हैं ना, जैसे दो पेयर दिए होते हैं, आपको वैसे बता रहा हूँ कि 9 और 4 हैं, इक्वल टू इधर कह लें a और b है। इस तरह जो इन दोनों में ये x है, इन दोनों में ये वाला x होता है। पहले वाला जो होता है ना नंबर वो x का होता है, दूसरे वाला y का। x वाला x के इक्वल होता है, y वाला y के इक्वल होता है। सेम इसी तरह ये जो कॉमा से पहले x का है, x वाला x के इक्वल, और y वाला जो कॉमा के बाद है वो इस वाले कॉमे के, यानी कि बाद वाला जो y वाला वो y के इक्वल हो जाता है ये। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और x और y की वैल्यू मालूम कर लेंगे। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 1 = 2 मल्टीप्लाई चाहे आप डायरेक्ट कर लें, 3 + x। अब इसमें देखें कि ये 3 को आप उस तरफ ले जाएंगे, -2, ये +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब दोनों के सेम साइन है तो प्लस हो गए, -5, x = -5, x = -5, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह अब y की वैल्यू मालूम करते हैं। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो 7 से मल्टीप्लाई होकर 14 हो जाएगा, 4 + y। अब ये 4 भी इक्वल के उधर चला जाएगा, 14, ये +4 है उधर जाकर -4 हो गया, 14 से 4 माइनस किया तो 10 आ गया, y = 10। तो ये x और y की वैल्यू आ चुकी है। इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे तो भी ठीक है ना। तो अगर हम इसको ऐसे करके लिख दें कि c के, तो c का जो x था वो -5 और इसका जो y की है वो 10, ऐसे लिख देंगे तो भी ठीक है।